Hello everyone and welcome back to Geeks Idea. This is the channel of learning and imparting knowledge. This is series on polity and अभी तक हमने डिस्कस किया आर्टिकल 28 तक 25 टू 28 राइट ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है। आज हमें डिस्कस करना है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये किससे रिलेटेड है? ये माइनॉरिटी से रिलेटेड है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 29 में क्या मेंशन है? इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। कैसे? इट प्रोवाइड्स द राइट टू एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर और स्क्रिप्ट ऑफ इट्स ओन टू कंजर्व द सेम। अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल होगा या कोई कम्युनिटी होगी जो माइनॉरिटीज़ में आती है, उनका कोई खास लैंग्वेज कल्चर है, स्क्रिप्ट होगा, तो वो उसको बचाने के लिए स्टेट से मांगे कर सकता है। अगर उनको लग रहा हो कि वो खतरे में पड़ रहा है, उनकी लैंग्वेज उनका कल्चर खतरे में आ रहा है, तो वो स्टेट से मांगे कर सकता है उसको बचाने के लिए। आर्टिकल 29 में और क्या मेंशन है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। किसी भी इंसान को रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज की बुनियाद पे ये नहीं बोला जाएगा कि आप इस इंस्टीट्यूशन में नहीं आ सकते जो स्टेट के द्वारा मेंटेन किया होगा या जिसको स्टेट के द्वारा फंड मिलता होगा। किसी भी इंसान को वहाँ पे एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा। यह है आर्टिकल 29। यहाँ पे जो ये माइनॉरिटीज़ है, इसमें बहुत रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ आती है। रिलीजन की बुनियाद पे जो माइनॉरिटीज़ है, ज़ुबान की बुनियाद पे जो माइनॉरिटीज़ है, वो दोनों इसमें आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो आर्टिकल 29 है, दिस इज़ नॉट नेसेसरीली रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़ ओनली। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके अंडर जो प्रोविज़न या जो राइट दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। सेक्शन ऑफ सिटीजन्स में तो बहुत माइनॉरिटी भी आ जाती है, मेजॉरिटी भी आ जाती है। इसका मतलब अगर कोई मेजॉरिटी ग्रुप होगा, उनकी अपनी लैंग्वेज, कल्चर या स्क्रिप्ट होगा, वो भी उसको बचा सकते हैं, वो भी उसके लिए मांगे कर सकते हैं। तो जब ये सब हो रहा है, जब अपनी लैंग्वेज कल्चर को बचा सकते हैं, तो अपनी लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के लिए लोग एजिटेट कर सकते हैं। इसी तरह कोई पॉलिटिकल लीडर लैंग्वेज को बचाने के लिए स्पीचेस दे सकता है या वादे कर सकता है लोगों के साथ। वो चीज़ें करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं मानी जाएगी। आरपीए एक्ट 1951 के अंडर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। आप सब लोगों को पता होगा कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर झूठे वादे करता होगा तो वो आरपीए 1951 के अंडर करप्ट प्रैक्टिसेस मानी जाती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर जो झूठे वादे या कोई गलत बयान दिया जाएगा वो करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। लेकिन अगर ज़बान की प्रोटेक्शन के लिए स्पीच दिया जाएगा, प्रॉमिस किया जाएगा, वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। यह है आर्टिकल 29 के अंडर मेंशन। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? जो मेन पॉइंट है, दिस इज़ नॉट नेसेसरीली रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़, क्योंकि जो इस सेक्शन ऑफ सिटीजन्स है इसमें बहुत मेजॉरिटी भी आ जाती है, माइनॉरिटी भी आ जाती है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आइए डिस्कस करते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 किससे रिलेटेड है? राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि माइनॉरिटीज़ का जो ग्रुप होगा वो अपना इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस का बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। वो अपने हिसाब से जो इंस्टीट्यूशन बनाना चाहे वो बना सकते हैं। इसी तरह 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने बोला कि अगर कंट्री चाहेगी कि किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी एक्वायर करना है तो वो कर सकता है, लेकिन उसको कंपनसेशन अमाउंट देना होगा। फॉर एग्जांपल कहीं पे हाईवे बढ़ानी होती है तो उसके बीच में कहीं पे कोई इंस्टीट्यूशन आएगा या कोई इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी आएगी तो स्टेट उसको एक्वायर कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको कंपनसेशन ठीक ठाक देना है, वाजिब देना है। ये नहीं कि वो कंपनसेशन ऐसा देगा कि इंस्टीट्यूशन की राइट्स ही एब्रोगेट हो जाएंगे, जो कि इस आर्टिकल 30 के अंडर दिए जाते हैं। आर्टिकल 30 अंडर क्या बोला है कि आपको इंस्टीट्यूशन बनाने का हक है, अपनी चॉइस के बना सकते हो। लेकिन जब स्टेट उसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा जिस पे हमें इंस्टीट्यूशन बनाना था, फिर हम बना ही नहीं सकते। अगर उसने 50,000 की ज़मीन ले ली और 10,000 दे रहा है तो फिर हम दूसरी जगह ज़मीन ही नहीं ले सकते। इसका मतलब इसके अंडर जो इस आर्टिकल के अंडर जो राइट दिया गया था वही एब्रोगेट हो रहा है, वही
वायलेट हो रहा है तो स्टेट को कंपनसेशन देना है, ठीक ठाक कंपनसेशन देना है। जैसे कि अगर हमारी ज़मीन कहीं पे लेगा तो हमें उतना कंपनसेशन देना हो कि हम दूसरी जगह वो इंस्टीट्यूशन बना सके। यही मतलब है इस आर्टिकल। तो ये किसके अंडर लाया गया ये प्रोविजन? अमेंडमेंट एक्ट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1970। और इसी एक्ट के अंडर जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था वो इसके अंडर हटाया गया। राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, वो अब खाली लीगल राइट है। तो वो किसके अंडर, किस एक्ट के अंडर हटाया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 30 के अंडर दूसरा प्रोविजन क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांटिंग एड। अगर माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस को एड देना होगा तो भेदभाव नहीं होगा, ठीक ठाक बराबर बराबर देना होगा, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम। आर्टिकल 20 हमने देखा कि आर्टिकल 29 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नॉट नेसेसरीली रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज ओनली, लेकिन आर्टिकल 30 सिर्फ और सिर्फ किन के लिए है? माइनॉरिटीज़ के लिए। ये भी ज़रूरी याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में माइनॉरिटी कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसी आर्टिकल के अंडर हमें ये भी पढ़ना है कि इंस्टीट्यूशन कितने टाइप के बना सकते हैं माइनॉरिटीज़। 3 टाइप के इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रिकॉग्निशन और एड मांग रहे हो स्टेट से, यानी कि एड भी मांग रहे हो स्टेट से और रिकॉग्निशन भी। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्निशन मांग रहा हो, या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो ना रिकॉग्निशन मांग रहा हो ना ही एड मांग रहा हो। जो पहले 2 टाइप्स है, दीज आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट इनमें मुदाखलत करेगा, सिलेबस प्रेस्क्रिप्शन में मुदाखलत करेगा, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में मुदाखलत करेगा, डिसिप्लिन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ एंड सो ऑन। ये यानी कि ये 2 इंस्टीट्यूशन जो है ये खुद से सिलेबस प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, खुद से टीचर्स को रिक्रूट नहीं कर सकते, स्टेट को इसमें मुदाखलत करनी ही करनी होगी। लेकिन जो ये 3rd टाइप है इसमें स्टेट को मुदाखलत नहीं कर सकते, ये सिलेबस अपने हिसाब से रख सकते हैं, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसी तरह एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये टीचर्स को रिक्रूट करेंगे तो उनको सैलरी कम देंगे? नहीं। इसीलिए जो रेगुलर लॉज ऑफ द लैंड है वो इन पे अप्लाई होगा। स्टेट ये देखेगा इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये एम्प्लॉयज़ को कम सैलरी तो नहीं दे रहा है, क्या इनका सिलेबस ठीक ठाक है, क्या यहाँ पे जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो ठीक ठाक है, स्टेट उस चीज़ में मुदाखलत करेगा। वही मेंशन किया गया था इसके अंडर। सेक्रेटरी ऑफ मालंकर सीरियन कैथलिक कॉलेज केस 2017 में हुआ था, इसके अंडर ये सब मेंशन किया गया है कि इनमें स्टेट तो मुदाखलत नहीं करेगा कि सिलेबस विलेबस कैसा होना चाहिए, लेकिन ये देखेगा कि किसी के राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, क्या टीचर्स को सैलरी बराबर मिल रही है, क्या स्टूडेंट्स को एजुकेशन ठीक ठाक मिल रही है, वो सब स्टेट देख सकता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पहले जो माइनॉरिटीज़ मेडिकल कॉलेजेस थे वो बोलते थे कि हम अपना अलग सा ये करेंगे, जो कि MBBS डॉक्टर्स का एग्जामिनेशन होता वो हम अलग से करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला फिर नहीं, नीट सबके लिए होगा। इसी को बोलते हैं स्टेट की मुदाखलत। नीट ने बोला हर कोई जो भी कोई मेडिकल कॉलेज है एक ही एग्ज़ाम होगा, वो होगा नीट के अंडर, उसी के अंडर डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जाएगा, उसी के अंडर MBBS की एजुकेशन दी जाएगी, यानी कि कॉलेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। हर किसी मेडिकल कॉलेज के लिए एक ही एग्ज़ाम है, वो क्या है? नीट। पहले बोला जाता था कि पहले जो माइनॉरिटीज़ मेडिकल कॉलेजेस थे वो बोलते थे हम अलग से अपना एग्ज़ाम करेंगे। तो ये थे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। होप आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। आपके लिए बहुत सारा टाइम निकाल के हम आपको सिर्फ 3-4 सेकंड या 5 सेकंड मांगते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।